जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस अचीवर्स पर। तो चलिए आज का टॉपिक कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है, जिसमें मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में देखेंगे। आज मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, ठीक है, कौन सा वंश शासन किया था, कितना बरस कौन सा शासक शासन किया था, सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और फिलहाल ग्रुप डिस्कशन तो बंद है, सभी को पता होगा, क्योंकि बिहार शरीफ में नेटवर्क नहीं चल रहा है, इसी के कारण से। चलिए जल्द ही अगर चालू होगा तो जल्द ही ग्रुप डिस्कशन भी चालू होगा। चलिए शुरू करते हैं। ये मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, ठीक है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष के बारे में देखना है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, इसमें देखिएगा कौन कौन शासक शासन कितना वर्ष तक किया था, यही सब देखना है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, ठीक है। तो पहले देख लीजिए कि मगध साम्राज्य में कई वंश का शासन रहा था, वो भी देखिएगा। जिसमें आपको याद रख लीजिएगा ना, ये थोड़ा ट्रिक बना दिया है, हसीन मसुक शाह, ठीक है। हसीन मसुक शाह, हसीन मसुक शाह से याद रखना। ह से है हरियक वंश, सी से शिशुनाग वंश हो जाएगा, और न से हो जाएगा नंद वंश, और म से हो जाएगा मौर्य वंश, और फिर सु से हो जाएगा शुंग वंश, ठीक है। ये याद रखना है, ईश्वरियाने के लिए देता है, ठीक है। एग्जाम में पूछ लेगा कि आपको सटीक मतलब कौन सा वंश का शासन रहा था, जो सीरियल वाइज से इसको सरिया दीजिए, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन पूछता है, जैसे दिल्ली सल्तनत में पूछता है, इसी प्रकार से इसमें भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए कौन सा क्रम किसका था, पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था, इसमें पूछेगा। तो देख लीजिए हरियक वंश का कौन संस्थापक था, तो बिंबिसार। और शिशुनाग वंश का शिशुनाग ही था। नंद वंश का महापद्मनंद था, ठीक है। और मौर्य वंश का कौन था, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य थे। और शुंग वंश का पुष्मित शुंग, शुंग वंश का कौन थे, पुष्मित शुंग। एक बच गया कर्ण वंश, एगो और बच गया, उसके बाद आगे देखते हैं। कर्ण वंश का संस्थापक थे वासुदेव, ठीक है। ये याद रखना है, हसीन मसुक शाह, सिर्फ याद रखिएगा हसीन मसुक शाह। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए कर्ण वंश, कर्ण वंश बच गया था, कर्ण वंश का हो जाएगा वासुदेव। और शाह से हो जाएगा सातवाहन वंश, सातवाहन वंश के शासक का नाम था सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तो सिमुक थे। और इसमें याद रखना हसीन मसुक शाह, हसीन मसुक शाह, ठीक है। हसीन मसुक शाह इसमें याद रख लेना है आपको। चलिए आइए हरियक वंश, हरियक वंश, हरियक वंश, हरियक वंश के आपको पता होगा, हरियक वंश का संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार। हरियक वंश के जो संस्थापक थे वो बिंबिसार थे। और इसका पीडीएफ तो डाल दिए हैं, ठीक है, टेलीग्राम पर पीडीएफ डाला गया है, सारा पीडीएफ डाल दिए हैं। पूरा पीडीएफ होगा 111 पेज का, पूरा एंशिएंट का पीडीएफ है, वो भी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए तो हरियक वंश का जो संस्थापक है वो बिंबिसार थे। बिंबिसार जो था, इन्होंने लगभग 544 में इस वंश का स्थापना किया था, बीसी में, ठीक है। 544 देता है, 544 बीसी में देगा, ठीक है, 544 देता है। तो हरियक वंश का संस्थापक बिंबिसार थे, और इसका स्थापना, हरियक वंश का स्थापना 544 बीसी में हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद आइए, और कहता है कि हरियक वंश जो था ये पहला ऐतिहासिक वंश था। हरियक वंश ये पहला ऐतिहासिक वंश के नाम से जाना जाता है, हरियक वंश, ठीक है। और इसलिए इसे पहला ऐतिहासिक शासक भी कहा जाता है। पहला ऐतिहासिक शासक भी हरियक वंश के संस्थापक बिंबिसार को ही कहा जाता है, ठीक है, बिंबिसार को ही कहा जाता है। और कहा गया है कि बिंबिसार जो है अपना क्षेत्र का जो विकास करना चाहता था, अपना क्षेत्र का विस्तार करने के लिए इसने वैवाहिक जीवन को अपना लिया, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि हरियक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने अपने क्षेत्र को विकसित करने के लिए, अपने क्षेत्र का साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इसने क्या चीज़ अपनाया, तो इसने वैवाहिक जीवन अपनाया था, ठीक है, वैवाहिक जीवन अपनाया था। कहा जाता है कि हरियक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार, उसको कम से कम 5000 रानियाँ थी, ठीक है, 5000, लगभग 5000 रानियाँ देता है, ठीक है, लगभग 5000 रानियाँ माना गया है किसका, तो हरियक वंश के संस्थापक जो थे बिंबिसार का। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, और बिंबिसार जो है अपना राजधानी जो बनाया था वो कहाँ बनाया था, तो राजगीर, गिरिब्रिज यानी राजगीर बनाया था,
ठीक है, राजगीर का स्थापना किया और उसने राजगीर को अपना राजधानी बना लिया था। किसने बनाया था? तो ये बिंबिसार बनाया था। ठीक है, हाँ चलिए उसके बाद आइए, चलिए क्वेश्चन पूछेगा कि बिंबिसार बिंबिसार ने अपना पहला सैन्य अभियान किस शासक के खिलाफ किया? तो इसने बिंबिसार ने अपना पहला सैन्य अभियान जो किया था वो अंग के शासक ब्रह्मदत्त के खिलाफ। अंग के शासक ब्रह्मदत्त के खिलाफ। अंग एक महाजनपद था। ठीक है, अंग एक महाजनपद था। उस अंग महाजनपद का राजधानी चंपा था। क्योंकि आपको पता होगा महाजनपद की टोटल जो संख्या है, महाजनपद की टोटल संख्या जो मानी जाती है महाजनपद, वो 16 महाजनपद है। ठीक है, महाजनपद टोटल 16 है। उसी महाजनपद में एक महाजनपद का नाम था अंग। उस अंग महाजनपद की राजधानी जो था वो चंपा था। जिस प्रकार से मत्स्य की राजधानी विराटनगर, मगध की राजधानी गिरिब्रिज, ठीक है, ये सब जो है ये एक महाजनपद है। ठीक है, महाजनपद है। और 16 महाजनपद में एक महान महाजनपद का नाम था मगध। ठीक है, मगध। 16 महाजनपद में सबसे विस्तार और खतरनाक महाजनपद जो था वो मगध था। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए और चलिए इसमें नहीं दिया हो, चलिए बता देते हैं कि वो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार का उपनाम था श्रेनिक। ठीक है, बिंबिसार का उपनाम श्रेनिक था। बिंबिसार का उपनाम श्रेनिक था। जिस प्रकार से अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था, उसी प्रकार से बिंबिसार का उपनाम था श्रेनिक। उसका उपनाम था श्रेनिक था। ठीक है, हाँ, और इसी के दरबार में रहता था कौन? जीवक। इसी के दरबार में जीवक रहता था। चलिए, बिंबिसार के समकालीन शासक राजा चंद्रप्रघोद जो अवंती के शासक थे। चंद्रप्रघोद जो अवंती के जो शासक थे, इनके दरबार में अपने राजा किसको भेजा था? तो वैद्य जीवक को भेजा था। हम बताए थे कि ये जब ये एक रोग से ग्रसित हो गए थे। ठीक है, हाँ, एक रोग से ग्रसित हो गए थे। इसी ये इलाज के लिए बिंबिसार ने इलाज के लिए जीवक को भेजा था। ठीक है, चंद्रप्रघोद को जीवक जब भेजा था, जीवक जब गया था चंद्रप्रघोद को इलाज करने के लिए, तो इसके गला में दर्द था। ठीक है, गला के पास, यहाँ पर गला के पास नहीं, घेच के पास या फिर गर्दन के पास, जो भी बोलिए इसको, वहाँ पर जब उसको दर्द था, तब अवंती के शासक राजा प्रघोद जब अपने जीवक को बुलाया था इलाज के लिए, तब जब इलाज करने के लिए जीवक गया था, तो जैसे जीवक ने उनका राजा चंद्रप्रघोद के शरीर पर जैसे हाथ रखा, उसका दर्द खत्म हो गया। और उसी टाइम जीवक जब उसका इलाज कर दिया, तो जीवक आने लगा अपने वापस बिंबिसार के दरबार में। जब जीवक आने लगे, तब राजा चंद्रप्रघोद ने बोला कि इलाज के बदले आप कुछ लेते जाइए। तभी जीवक बोला कि हमको देने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मगध इतना विशाल है, मेरे पास इतना, मगध कहने का मतलब था कि इनके पास, जीवक बोले कि मेरे पास इतना धन दौलत है कि मुझे रखने की जरूरत नहीं है, और मुझे कोई ऐसा है ही नहीं शासक जो हमें रुपया पैसा धन दौलत से तौल सकता है। मेरे पास खुद ऐसा है। उसी टाइम जीवक उसका शरीर उसके गर्दन के पास हाथ रखा और उसका इलाज करके आप वापस बिंबिसार के यहाँ चले आए थे। ठीक है, चलिए आगे आइए। हाँ, और ये जो रोग हुआ था, ये जान लीजिए रोग कौन था? ये पीलिया रोग था। ठीक है, यही रोग था, पीलिया रोग था। उसी के इलाज के लिए भेजा गया था। चलिए उसके बाद आगे आइए। जब इसका इलाज कर दिया था बिंबिसार ने, राजा चंद्रप्रघोद की इलाज सफल हो गया था, उसके बाद अवंती के जो शासक थे कौन? राजा चंद्रप्रघोद ने बिंबिसार को अधीनता को स्वीकार किया था। हाँ, इलाज के बाद स्वीकार किया था। राजा चंद्रप्रघोद का जब इलाज हो गया, तो तब उसकी अधीनता को स्वीकार किया था कौन? बिंबिसार किया था। चलिए इसके बाद आइए, चलिए आगे। बिंबिसार ने लिच्छवी के
लिच्छवी के शासक के खिलाफ भी अभियान किया था, ठीक है, जो कि असफल रहा था। इसने बताए थे बहुत सारा अभियान किया था, इसने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हमेशा वो सफल रहा, सफल नहीं हो पाया था। बहुत प्रयास किया था लेकिन इससे नहीं हो पाया। चलिए उसके बाद आगे आइए। और आपको पता होगा कि बिंबिसार की हत्या जो कर दिया गया था वो अजातशत्रु खुद ही किया था, ठीक है, अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। बिंबिसार का हत्या अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। जिस अजातशत्रु जब ये बिंबिसार जब सोया हुआ था, बिंबिसार जब गद्दी पर बैठा हुआ था, तब अजातशत्रु को लगा कि हमको भी गद्दी प्राप्त करना है। तभी अजातशत्रु अपने जब अजातशत्रु घूम रहे थे, तलवार लेकर घूम रहे थे और सोच रहे थे कि हमको भी गद्दी प्राप्त करना है, तो कहा जाता है कि पहले जो था वो उसके पिता उसके बाद बेटा, जिस तरह से सीरियल बाय सीरियल मतलब वंशानुगत था। तो अजातशत्रु को लगा कि जब तक बिंबिसार का मृत्यु नहीं होगा, जब तक हम गद्दी पर नहीं बैठेंगे। तभी जब घूम रहे थे अजातशत्रु, तभी इनका मुलाकात हुआ था बौद्ध धर्म के संस्थापक ये महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई से। तभी महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई ने अजातशत्रु को कहा कि अगर तुमको गद्दी प्राप्त करना है तो उठाओ तलवार और अपने पिता को खामोश कर दो। तभी अजातशत्रु बिंबिसार के पास गए और बिंबिसार अजातशत्रु से बोले कि मुझे बस एक गिलास पानी दो। तभी बिंबिसार को अजातशत्रु ने पानी दिया और उसी टाइम बोला कि आप एक काम करिए, एक आपसे एक शर्त है। तो बोला क्या शर्त है? तब बिंबिसार बोले कि क्या शर्त है? तब अजातशत्रु बोले कि आप 1 मिनट के लिए अपना आंखें बंद करिए। जिस समय आंखें बिंबिसार बंद किए, उस समय तलवार से बिंबिसार को खामोश कर दिया और शरीर से सिर अलग कर दिया। उसके बाद अपना राजगद्दी प्राप्त कर लिया था। कौन? अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु। और कहा जाता है कि अजातशत्रु को इतिहासकारों के द्वारा पितृहंता के शासक के रूप में परिमाणित करता है। पितृहंता मतलब पिता को हत्या करके, ठीक है, पितृहंता कहने का मतलब पिता का हत्या करके गद्दी पर बैठा था, इसलिए पितृहंता कहा गया है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा, इस तरह से समझाते हैं, समझ में आ ही गया होगा। चलिए उसके बाद आगे आइए। उसके बाद अजातशत्रु तो गद्दी पर बैठ गया। चलिए अजातशत्रु गद्दी पर जब बैठ गया, तब इसे पिता का अफसोस आया कि इस तरह से नहीं करना चाहिए था। चलिए आगे आइए। जब ये अजातशत्रु भी शासक बना तो अपना साम्राज्य का विस्तार करना सोचा। कोई भी शासक जो है, कोई भी शासक जो बनता है वो अपना साम्राज्य का विस्तार करना ही चाहता है, ठीक है। चलिए तो इसने जब अजातशत्रु ने शासक बना था, जब अजातशत्रु ने शासक बना, अजातशत्रु का मतलब ही होता है, अजातशत्रु का जो मतलब होता है, अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, इसलिए इसका नाम रखा था अजातशत्रु। अजातशत्रु को नाश करने वाला, ठीक है, शत्रु को नाश करने वाला, इसलिए नाम पड़ा था इसका अजातशत्रु पड़ा था, ठीक है। चलिए और इसका उपनाम था कुनिक। इसका अजातशत्रु का उपनाम माना गया, कुनिक माना गया, ठीक है। इसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, इसलिए इसे पितृहंता कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पितृहंता कहा जाता है। चलिए और इसने जब ये शासक अजातशत्रु शासक बना था, सबसे पहले अजातशत्रु जैसी शासक बना, ये सबसे पहले क्या किया? अजातशत्रु जैसी शासक बना, ये अपने सबसे पहले सुरक्षा, मतलब इसने अपने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर का किलाबंदी करवा दिया था। जब ये शासक बना तो इसने क्या किया? अपने सुरक्षा के बचाव के लिए इसने पूरे राजगीर के किलाबंदी करवा दिया था। किलाबंदी मतलब घेरवा दिया था, किलाबंदी मतलब घेरवा दिया था। तो क्वेश्चन पूछता है सबसे पहले राजगीर का किलाबंदी कौन करवाया था? तो अजातशत्रु करवाया था। जब ये शासक बना था, तब ये अपना पिता के मृत्यु के बाद जब ये शासक बना तो इसने सबसे पहले किलाबंदी करवा दी, ठीक है, किलाबंदी करवा दिया था। हाँ, और अजातशत्रु के काल में ही सप्तपर्णी गुफा में, राजगीर में सप्तपर्णी गुफा है, उसमें पहला बौद्ध संगीति हुआ था, ठीक है। सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी, ठीक है, सप्तपर्णी गुफा है राजगीर में, उसी में पहला बौद्ध संगीति हुआ था।
पहला बौद्ध संगति यही हुआ था 483 में हुआ था। ठीक है, पहला बौद्ध संगति यही हुआ था, राजगीर में हुआ था। चलिए बता दिए, सप्तपर्णी गुफा याद रखना है। कौन सा गुफा? सप्तपर्णी गुफा अजातशत्रु के समय में हुआ था। कौन सा गुफा हुआ था? तो सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। चलिए हाँ, और अजातशत्रु ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर एक सैन्य छावनी के रूप में पाटलीग्राम की स्थापना करवाया, जिसने इसके पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र शहर के रूप में विकसित किया था। ठीक है, पाटलीग्राम की स्थापना किसने करवाया? तो अजातशत्रु, लेकिन इसका पुत्र जो उदयन था वो पाटली शहर के रूप में विकसित किया था। ठीक है, पाटली शहर किसने विकसित किया था? उदयन। और फिर पाटलिपुत्र ग्राम को फिर बना दिया था उसको पटना, वो शेरशाह सूरी बनाया था। लेकिन ये क्या किया है, इन्होंने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर एक सैन्य छावनी के रूप में पाटलीग्राम की स्थापना करवाया था, जिसे इसके पुत्र उदयन ने पाटली शहर के रूप में विकसित किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलिए, अजातशत्रु लिच्छवी के शासक के विरुद्ध अभियान के दौरान भी दो नए अस्त्र महाशिलाकंटक एवं रथमूलस की पहली बार प्रयोग किया था। रथमूलस का पहली बार प्रयोग किया था। रथमूलस ये बना रहता था, बड़े बड़े पत्थर को काटकर बनाया जाता था। ठीक है, रथमूसल जो रहता था वो बड़ा बड़ा पत्थर का काट कर बनाया जाता था। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन पूछेगा कि अजातशत्रु ने लिच्छवी के शासक के विरुद्ध अभियान के दौरान दो नए अस्त्र का प्रयोग किया था। उस अस्त्र का क्या नाम है? तो महाशिलाकंटक और रथ मूसल का प्रयोग किया था। पहली बार प्रयोग किया था अजातशत्रु ने। ठीक है, पहली बार प्रयोग किया था अजातशत्रु किया था। चलिए, और फिर इसका हत्या ये उदयन कर देता है, इसका बेटा ही कर देता है, क्योंकि ये भी तो हत्या अपना पिता का हत्या करके बैठा था, तो फिर इसका हत्या हो जाता है। चलिए आइए, और कहा जाता है कि सबसे पहले अजातशत्रु ने लिच्छवी गंधराज पर अधिकार करने को लेकर सैन्य अभियान से पहले अपने एक मंत्री को गुप्तचर बनाकर भेजा। अंततः अजातशत्रु ने वैशाली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अजातशत्रु वैशाली पर भी अधिकार कर लिया था। वहाँ पहले ये अधिकार करने से पहले, आक्रमण करने से पहले, यानी सैन्य अभियान करने से पहले वहाँ एक गुप्तचर भेजा अजातशत्रु, और वहाँ का हालात देखकर जब वह देखा लिच्छवी की स्थिति दयनीय, यानी वैशाली की स्थिति दयनीय है, तब उसने वहाँ पर अधिकार कर लिया और अपना साम्राज्य में उसको मिला लिया था। ठीक है, चलिए इस प्रकार से लिच्छवी भी यानी वैशाली भी मगध में मिल गया। चलिए यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहा था कि अजातशत्रु राजगीर को किलाबंदी करवाया। बिल्कुल बता दिए थे, अजातशत्रु ने राजगीर को किलाबंदी करवाया था। ठीक है, उसके बाद अजातशत्रु के बाद अगला शासक उदयन बना। ठीक है, अजातशत्रु के बाद कौन बना? तो उदयन बना। ठीक है, उसके बाद आइए, अजातशत्रु के बाद उदयन इस वंश का प्रतापी शासक था। ठीक है, कहा जाता है कि अजातशत्रु के बाद उदयन जो बना, हर्यक वंश का शासक जो बना, वो सबसे प्रतापी रहा। बस इसी कहने का मतलब यही है। चलिए उसके बाद आइए, उदयन ने पाटली नगर की स्थापना करके हर्यक वंश की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरण कर दिया था। क्वेश्चन पूछेगा कि उदयन ने पाटली नगर की स्थापना करके हर्यक वंश की राजधानी जो राजगीर था उसे हटाकर कहाँ कर दिया? तो उसे हटाकर पाटलिपुत्र कर दिया था। ठीक है, किसने किया? तो ये उदयन ने किया। और क्वेश्चन पूछता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया? तो उदयन ने किया। और पाटलीग्राम वो किया कौन? पाटलीग्राम कौन? इसका पिता अजातशत्रु, उदयन के। चलिए उसके बाद आगे आइए, और जान लीजिए कि हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम नागदशक था। ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम शासक का नाम नागदशक था, जिसका हत्या शिशुनाग नामक व्यक्ति ने किया था। ठीक है, शिशुनाग नामक नागदशक
जो अंतिम था, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, और नागदशक का हत्या वो शिशुनाग नामक व्यक्ति कर दिया था। ठीक है, हाँ, और हर्यक वंश के स्थान पर मगध में एक नया वंश शिशुनाग वंश का स्थापना किया। ठीक है, शिशुनाग ने नागदशक का हत्या कर दिया और मगध में हर्यक वंश के स्थान पर एक नया वंश जिसका नाम था शिशुनाग वंश, उसी का स्थापना किया था। कौन किया? तो ये शिशुनाग ही किया था। चलिए आइए आगे नोट देख लीजिए। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के काल में प्रथम बौद्ध सम्मेलन राजगीर में ही आयोजित हुआ था, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। ठीक है, हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के काल में हुआ था। बताए थे कि अजातशत्रु के काल में ही प्रथम बौद्ध सम्मेलन राजगीर में सप्तपर्णी गुफा में आयोजित किया गया था। ठीक है, और जिसका अध्यक्ष था महाकश्यप। प्रथम बौद्ध सम्मेलन राजगीर में हुआ था। ठीक है, उसका अध्यक्ष जो था वो कौन था? महाकश्यप था। चलिए उसके बाद आगे आइए। हर्यक वंश हो गया था, अजातशत्रु हो गया था। उसके बाद आइए शिशुनाग वंश। चलिए आइए शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे वो शिशुनाग ही थे। ठीक है, जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे और ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। शिशुनाग जो थे कौन सा धर्म से? तो ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे। ठीक है, चलिए शिशुनाग ने शासक बनते ही अवंती को पुनः मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, इस प्रकार से अवंती भी ऐसी जितने 16 महाजनपद है सबको लूट कर एक महाजनपद बना दिया था। ठीक है, सबको लूट कर यानी सबको मिलाकर सिर्फ एक महाजनपद बनाया था। ठीक है, जिस प्रकार से देखिए इसमें शिशुनाग ने अवंती को पुनः मगध साम्राज्य में मिला लिया था। इसी प्रकार से सभी को लूटता गया और एक में मिला दिया गया। चलिए इन्होंने कौशाम्बी पर भी आक्रमण कर मगध में मिला लिया। ठीक है, देखिए कौशाम्बी भी एक महाजनपद है। ठीक है, महाजनपद कौशाम्बी भी एक महाजनपद है और कौशल भी एक महाजनपद है। ठीक है, जहाँ कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती है। सबसे ज़्यादा महात्मा बुद्ध उपदेश वहीं दिए थे। सबसे ज़्यादा उपदेश वहीं दिए थे। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए कौशाम्बी को भी इसने मगध में मिला लिया और अवंती को वहीं शिशुनाग ने मगध में मिला लिया था। शिशुनाग के बाद अगला शासक आता है कालाशोक। ठीक है, शिशुनाग के बाद अगला शासक बनता है कालाशोक बनता है और कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध सम्मेलन किया गया था। ठीक है, 383 में द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और ये आयोजन जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था, जिसका अध्यक्ष था सावक मुनि। सावक कामी या सावक मुनि देता है। सावक कामी भी याद रखना है, लेकिन यहाँ सावक मुनि देता है। कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही बात होगा। इसलिए चलिए तो जान लीजिए कि कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन वैशाली में हुआ था और जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो साविक मुनि थे। ठीक है, चलिए उसके बाद आइए आगे। कालाशोक ने मगध साम्राज्य की दूसरी राजधानी वैशाली को बनाया। कालाशोक ने मगध साम्राज्य की दूसरी राजधानी कहाँ बनाया? तो वैशाली बनाया। और उदयन कहाँ बनाया था? मगध का बना दिया था, उदयन बना दिया था, पटना बनाया था। ठीक है, पटना बनाया था। चलिए और देख लीजिए ये कालाशोक ने मगध साम्राज्य की दूसरी राजधानी कहाँ बनाई? तो वैशाली बनाया था। ठीक है, वैशाली बनाया था। और कालाशोक के काल में बज्जी संघ को पूर्ण रूप से जीतकर मगध साम्राज्य में मिला दिया। ठीक है, बज्जी भी एक महाजनपद था और कालाशोक ने बज्जी को मिलाकर किसमें? तो मगध साम्राज्य में मिला लिया था। इस प्रकार से शासक बनते गया और मगध साम्राज्य में मिलाते गया सभी को, अंत में सभी को मिला दिया था। चलिए और कहा जाता है कि ये वंश जो था उस वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। ठीक है, अंतिम शासक शिशुनाग वंश के अंतिम शासक का नाम था नंदीवर्धन, जिसने महापद नंद ने हत्या कर दिया था। नंदीवर्धन का हत्या, क्वेश्चन पूछा कि नंदीवर्धन का हत्या किसने किया था? तो इसका हत्या नंदीवर्धन की हत्या जो कर दिया था वो महापदम नंद किया था, करके हत्या कर दिया था। और हत्या करके शिशुनाग वंश के स्थान पर एक नया वंश नंद वंश का स्थापना किया था। नंद वंश के संस्थापक थे महापदम नंद, जिसके हत्या नंदीवर्धन के हत्या करके शासक बना था। इस प्रकार से
इस प्रकार से शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदी वर्धन हो गया। उसके बाद आइए नंद वंश। उसके बाद कौन सा वंश आया था? तो नंद वंश आया था। ठीक है, नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक का नाम महापद्म नंद था। ठीक है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्म नंद थे। ठीक है, यह निम्न जाति से संबंध रखते थे। ठीक है, नंद वंश के संस्थापक जो महापद्म था वो निम्न जाति से ज़्यादा लगाव रखते थे। कौन? तो ये नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। चलिए, और नंद वंश की महापद्म नंद ने यकराट सर्वछत्रांक की उपाधि धारण किया था। यकराट सर्वछत्रांक की उपाधि जो धारण किया था वो नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद ही धारण किया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि यकराट सर्वछत्रांक की उपाधि किसने धारण किया था? तो ये महापद्म नंद ने धारण किया था। ठीक है, चलिए, और कहा जाता है कि सर्वछत्रांक की उपाधि कलिंग विजय अभियान के उपलक्ष्य में धारण किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि महापद्म नंद ने सर्वछत्रांक की उपाधि जो धारण किया था वो किसके उपलक्ष्य में किया था? तो कलिंग विजय अभियान। कलिंग 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 का एक राजा था। कलिंग का एक राजा था खारवेल। ठीक है, कलिंग का राजा एक खारवेल था, और उस खारवेल कलिंग राजा खारवेल का एक वो कलिंग राजा खारवेल वहीं का था। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख था किसका? तो इसी का था, कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख था। चलिए, तो जान लीजिए यहाँ पे ये सर्वछत्रांक की उपाधि कलिंग विजय अभियान के उपलक्ष्य में धारण किया था, किंतु महापद्म नंद अपने शासनकाल में कलिंग को मगध साम्राज्य में नहीं मिला पाया था। कलिंग को ये अपने साम्राज्य में मिलाने से असमर्थ रहा था। सिर्फ ये सर्वछत्रांक की उपाधि ही धारण किया था। चलिए, उसके बाद आइए आगे। कहता है कि कलिंग अभियान के दौरान महापद्म नंद ने कलिंग से दो जैन तीर्थंकर की मूर्ति पाटलिपुत्र ले आया था। जिस समय कलिंग का अभियान किया था ये महापद्म नंद, तो उस समय कलिंग से 2 जैन तीर्थंकर मूर्ति पाटलिपुत्र से ले आया था। 2 गो ले आया था। ठीक है, 2 गो ले आया था। क्वेश्चन पूछेगा कि कलिंग से 2 जैन तीर्थंकर की मूर्ति पाटलिपुत्र जो ले आया था वो कौन ले आया था? तो वो ले आया था महापद्म नंद। इसलिए महापद्म नंद जो जैन धर्म को मान्यता था। ठीक है, ये जो महापद्म नंद जो जैन धर्म को मान्यता था। ठीक है, मान्यता था, देता था और मानता था भी। ठीक है, महापद्म नंद जो है किसको मानता था? तो ये जैन धर्म को मानता था, मान्यता भी दिया था और मानता था भी। किसने? ये महापद्म नंद। कौन धर्म को? तो ये जैन धर्म को। ठीक है, जैन धर्म को। चलिए, उसके बाद आगे कि महापद्म नंद के बाद अगला शासक जो बना था वो घनानंद बना था। घनानंद जो बना था वो महापद्म नंद के बाद बना था, और नंद वंश के अंतिम शासक भी घनानंद था। नंद वंश के अंतिम शासक कौन था? तो ये घनानंद ही था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। चलिए, उसके बाद आइए। घनानंद को यूनानी इतिहासकार ने एग्रेम्स कहकर संबोधित किया था। क्या कहा था उसको? एग्रेम्स। ठीक है, एग्रेम्स कहा। क्वेश्चन पूछेगा कि एग्रेम्स यूनानी जो इतिहासकार था, एग्रेम्स किसको कहकर संबोधित किया था? तो ये घनानंद को। ठीक है, किसको किया था? ये घनानंद को किया था। चलिए, उसके बाद आइए। आगे आइए। घनानंद के शासनकाल में ही यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर ने 326 बीसी में भारतीय भूभाग पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि सिकंदर ने किसके शासनकाल में जो कि भारतीय भूभाग के यानी पंजाब के क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो उस समय घनानंद शासक थे। कौन थे? घनानंद। ठीक है, घनानंद के शासनकाल में ये सिकंदर, आपको पता होगा, 326 ईसा पूर्व में भारतीय भूभाग यानी पंजाब के क्षेत्र पर आक्रमण किया था सिकंदर। ठीक है, किसके समय में? तो घनानंद के समय में किया था। चलिए, आगे देखते हैं। और घनानंद के दरबार में उसके सलाहकार पद पर चाणक्य रहते थे। ठीक है, चाणक्य जो रहते थे वो घनानंद के दरबार में रहते, तो पता होगा चाणक्य कौटिल्य उसी का नाम है। ठीक है, हाँ, विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंतिम शासक
घनानंद को पराजित किया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर चल रहे थे कि घनानंद के दरबार में उसके सलाहकार पद रहते थे चाणक्य। ठीक है, चाणक्य चाणक्य जो जिन्हें विष्णुगुप्त कौटिल्य, ठीक है, इसी को कहा गया है विष्णुगुप्त कौटिल्य। और इसका पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो कि राजनीतिक से संबंधित था। ठीक है, आप सभी को पता होगा राजनीति से संबंधित था। और इन्हीं के सहायता से ये चाणक्य जो है, चाणक्य और कौटिल्य जो भी कहिए, इसी के सहायता से चंद्रगुप्त ने नंद वंश के जो अंतिम शासक था घनानंद, उसको पराजित किया था। किसके सहायता से? चाणक्य के सहायता से पराजित कर दिया और मगध में एक नया वंश का स्थापना किया। उस वंश का नाम था मौर्य वंश। ठीक है, उस वंश का नाम पड़ा मौर्य वंश और उस मौर्य वंश का संस्थापक हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मौर्य वंश का संस्थापक जो था वो कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का बाद में प्रधानमंत्री बन गए थे कौन? ये चाणक्य बन गए थे, जिनका नाम कौटिल्य था। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है कि मौर्य वंश से पूर्व भारत में हुए विदेशी आक्रमण। ठीक है, मौर्य वंश से पूर्व जो विदेशी भारत में विदेशी जो आक्रमण हुआ था उसको देखना है, उसके बारे में ही देखना है। चलिए, मौर्य वंश के पहले जितना भी विदेशी आक्रमण हुआ उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। देखिए पहला देखिए कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी आक्रमणकारी जो था वो ईरान के था। ईरान के शासक डेनियस प्रथम था। ईरान के शासक कौन था? डेनियस प्रथम, जिसे भारतीय भाषा में दाई बाहु फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। डेनियस प्रथम जिसे भारतीय भाषा में दाई बाहु फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दाई बाहु फर्स्ट, दाई बाहु फर्स्ट किसको? तो डेनियस प्रथम को जाना जाता है, दाई बाहु फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1516 ईस्वी से पूर्व भारत के पंजाब क्षेत्र पर आक्रमण करके जीता था। ठीक है, किसने? तो ये दाई बाहु फर्स्ट या डेनियस प्रथम 1516 ईसा पूर्व में भारत के जो पंजाब क्षेत्र पर उसको जीता था, आक्रमण करके उसको जीता था। उसके बाद भारत पर आक्रमण करने वाला अगला विदेशी सिकंदर महान हुआ। ठीक है, डेनियस फर्स्ट के बाद कौन हुआ? सिकंदर महान। डेनियस फर्स्ट के बाद कौन हुआ? तो सिकंदर महान हुआ। सिकंदर ने भी पंजाब क्षेत्र पर पहली बार आक्रमण किया था। जिसने भी किया था लगता है पंजाबी पर ज़्यादातर किया था। देखिए सिकंदर भी कहाँ किया था? तो पंजाब के क्षेत्र पर। सिकंदर भी जो आक्रमण किया था वो पंजाब के क्षेत्र पर किया था। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या है कि सिकंदर यूनान प्रांत के मेसोडोनिया का एक क्षेत्र का शासक था। मेसोडोनिया का एक शासक था। ठीक है, सिकंदर यूनान प्रांत के मेसेडोनिया का एक शासक था। ठीक है, मेसेडोनिया का शासक था। और सिकंदर को ही अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता है। अलेक्जेंडर सिकंदर को ही अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि सिकंदर का अन्य नाम, तो सिकंदर का भी एक अन्य नाम था, अलेक्जेंडर था। ठीक है, उसके बाद आगे आइए, सिकंदर पूरे यूनान को जीतने के बाद भारत की ओर रुख किया और सर्वप्रथम तक्षशिला पर आक्रमण कर वहां के शासक आम्मी को पराजित किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि जिस समय सिकंदर ने तक्षशिला पर आक्रमण किया था तो वहां के शासक किसको पराजित किया था? तो आम्मी को पराजित कर दिया। और किंतु दोनों के बीच एक समझौता हुआ जिसमें आम्मी सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली गई और उन्हें उसके बाद आगे देखते हैं। तो इसमें देखिएगा, इसमें एक समझौता हुआ था। अम्मी जब पराजित हुआ था तो दोनों के बीच एक समझौता हुआ था। ठीक है, देख लीजिए, समझौता हुआ था, एक समझौता हुआ था। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट कटा हुआ है, चलिए छोड़िए उसको। यह जान लीजिए कि अम्मी को पराजित किया था, तक्षशिला पर आक्रमण किया। उसके बाद किसको पराजित किया? सिकंदर, तो अम्मी को। आगे आइए, तक्षशिला अभियान के बाद सिकंदर अपना अगला अभियान पौरव के विरुद्ध किया था। ठीक है, पौरव के विरुद्ध किया था। तक्षशिला के बाद अपना आक्रमण पौरव के विरुद्ध किया था। पौरव का राज्य विदिशा यानी झेलम एवं चेनाब नदी के बीच स्थित था। यहाँ के शासक पोरस था।
पौरव के शासक पोरस था। और ये बितिस्ता को आपको पता होगा कि झेलम का जो पुराना नाम था उसको बितिस्ता कहा जाता था, और चेनाब का पुराना नाम अस्कनी, ठीक है। और दोनों के बीच ये पौरव स्थित था, ठीक है, स्थित था। वहाँ के शासक था पोरस, वहाँ के शासक कौन था? पोरस था। उसके बाद आगे आइए, आगे क्या है कि सिकंदर एवं पोरस के बीच बितिस्ता नदी के किनारे युद्ध हुआ, जिसे झेलम का युद्ध या फिर हाइड स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। हाइड स्पीच के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था बितिस्ता यानी झेलम नदी के किनारे, उस युद्ध को झेलम का युद्ध या फिर हाइड स्पीच के युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हाइड स्पीच बोलेगा किसके किसके बीच? तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच, सिकंदर और राजा पोरस के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। चलिए उसके बाद नोट देखिए, झेलम नदी को यूनानी भाषा में हाइडे स्पीच कहा जाता है, ठीक है। झेलम को यूनानी भाषा में हाइडे स्पीच कहा जाता है, इसलिए उसे हाइडे स्पीच के नाम से जाना गया, युद्ध हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से जाना गया, ठीक है। झेलम को यूनानी भाषा में हाइडे स्पीच के नाम से जाना जाता है। चलिए उसके बाद आइए, इस जब हाइडे स्पीच हुआ तो कहा जाता है कि इस युद्ध में, हाइडे स्पीच युद्ध में पोरस की वीरता से सिकंदर काफ़ी खुश हुआ और उसका राज लौटा दिया, ठीक है। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ जिसमें सिकंदर उसको पराजित किया, लेकिन इसकी वीरता को देखकर इतना खुश हो गया सिकंदर कि उसने उसका जो राज था उसको लौटा दिया था, ठीक है। किसने? सिकंदर। और साथ ही सिकंदर की पत्नी रेक्सोना ने पोरस को अपना भाई मानकर उसके कलाई में राखी बांधा था, ठीक है। पोरस को, सिकंदर की जो पत्नी थी पोरस को क्या किया था? राखी बांधा था। पोरस को अपना भाई मानकर उसे राखी बांध दिया था, ठीक है। और ये वीरता कारण, उसको वीरता को देखकर सिकंदर प्रभावित हुआ, ठीक है। और उसका पत्नी जो थी रेक्सोना क्या की थी? उसको कलाई में क्या बांधा था? राखी बांधी थी, ठीक है। चलिए उसके बाद आइए, अब पता होगा कि सिकंदर का भारतीय नाम अलकेंद्र था, ठीक है। सिकंदर का भारतीय नाम क्या था? अलकेंद्र था। तो इसका घोड़ा का नाम बहुकेफला था। सिकंदर के भारतीय नाम अलकेंद्र था और उसके घोड़ा का नाम बहुकेफला, बुककेफला लिखा है, बहुकेफला भी होता है, ठीक है। सिकंदर का भारतीय नाम याद रखना है अलकेंद्र, सिकंदर का भारतीय नाम अलकेंद्र, उसका घोड़ा का नाम बहुकेफला, ठीक है। बहुकेफला उसका घोड़ा का नाम हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए, सिकंदर पोरस के बाद अन्य भारतीय प्रदेश को जीतना चाहा और अपनी सेना को ब्यास नदी को पार करने का आदेश भी दिया, लेकिन इसे बाद में रोक दिया गया है, ठीक है। उधर पार होने से इनकार कर दिया था, ठीक है। इसने बहुत सारा क्षेत्र को जीता और इसने जीतना भी चाहा था, लेकिन अपनी सेना को जब ब्यास नदी के पास पार करने के लिए बोला था तो वहाँ पर कुछ मैटर हुआ था, ठीक है, देख लीजिए। चलिए, ब्यास नदी को यूनानी भाषा में कौन सा? हाइफेनिस नदी कहा जाता है, हाइफेनिस, ठीक है। ब्यास नदी को हाइफेनिस या झेलम नदी को हाइडेस्पीच, ठीक है। ब्यास नदी को यूनानी भाषा में हाइफेनिस नदी कहा जाता है, ठीक है। हाइफेनिस नदी कहा जाता है, याद रखना है। चलिए, सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने पर मना कर दिया, ठीक है। देखिए, सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। बताए थे ना कि मना कर दिया, पार करने का आदेश दिया लेकिन वो मना कर दिया था। चलिए यहाँ पर देखिए, सिकंदर ने अपनी सेना की बात मानते हुए स्वदेश लौटने का निर्णय लिया और अपनी सेना को दो भागों में बांटते हुए जल सेना को निरियाकस के नेतृत्व में और स्थलीय सेना को खुद अपने नेतृत्व में लेकर स्वदेश लौट गया, ठीक है। जिस समय वो बोला, मना कर दिया कि हम जो नदी है उस नदी को, ब्यास नदी को पार नहीं करेंगे, तब इसने स्वयं निर्णय लिया कि अब हम अपने स्वदेश लौट जाते हैं। चलिए, तब अपने सेना को दो भागों में बांट दिया, ठीक है। जिसमें एक जल सेना था, बताए थे कि उसका जल सेनापति का नाम निरियाकस था, ठीक है, निरियाकस था। उसके नेतृत्व में जल सेना को बनाया और अपना स्थलीय सेना को खुद नेतृत्व में रखा और कहाँ लौट गया? स्वदेश लौट गया। कौन? तो सिकंदर। चलिए देखिए यहाँ पे, लगभग 323 BC में यानी ईसा पूर्व में अफ्रीका के बेबीलोनिया में सिकंदर का मृत्यु हो गया था। 323 BC में सिकंदर का मृत्यु हो गया, बेबीलोनिया में हो गया था, ठीक है। वहीं पर उनके सेनाओं के द्वारा उन्हें दफना दिया गया। यहीं पर उसकी घोड़ा की भी मृत्यु हो गई और
और उसे भी सिकंदर के कब्र के बगल में ही दफना दिया गया। उसका जो बहुकेफला घोड़ा था ना, उसका भी मृत्यु हो गया था। जब ये इसका मृत्यु हो गया, सिकंदर का मृत्यु हो गया, उसके बाद उसका घोड़ा का भी मृत्यु हो गया और उसी के साइड के बगल में उसका घोड़ा का भी दफना दिया गया था। चलिए उसके बाद आगे आइए, आगे क्या है, एक सेकेंड, आगे देखिएगा कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे आगे क्या है, सेलूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को अफगानिस्तान का चार शहर, ठीक है, सेलूकस निकेटर जो था, सेलूकट निकेटर हम बताए थे, सेल्यूकट निकेटर, ये सेल्यूकट निकेटर जो था ना, सिकंदर का सेनापति कौन था, सेल्यूकट निकेटर ये सिकंदर का सेनापति था। और इससे चंद्रगुप्त मौर्य जब युद्ध लड़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से, ये सेल्यूकट निकेटर से जब युद्ध लड़ा था तो सेल्यूकट निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य पराजित कर दिया था। और उसका बेटी कारलेनिया, ठीक है, सेल्यूकट निकेटर की बेटी था कारलेनिया था, ठीक है, कारलेनिया से शादी कर लिया कौन, ये चंद्रगुप्त मौर्य शादी कर लिया किससे, ये सेल्यूकट निकेटर की बेटी से। और इसको 4 प्रांत दिया था सेल्यूकट निकेटर, जिसमें दिया था, याद रखना है, काबुल दिया था, हेरात दिया था, मकरान दिया था, ठीक है, और कंधार दिया था। दहेज के रूप में ये सारा प्रांत दिया गया था, 4 शहर दिया गया था, देख लीजिए, काबुल दिया था, हेरात दिया था, मकरान दिया था और गंधार दिया था। ये कुछ पूछेगा बस, हेरात, मकरान, गंधार और काबुल दिया था। जब वो शादी कर लिया था उसका बेटी कारलेनिया से, तब जब चंद्रगुप्त मौर्य इसको हरा दिया था, सेल्यूकट निकेटर को हराया और दोनों के बीच संधि हुआ, उस संधि में से 4 शहर दिया गया, ठीक है, याद रखना है। किससे शादी किया था, तो कारलेनिया से किया था। चलिए उसके बाद आइए मौर्य वंश के संस्थापक पता होगा, मौर्य वंश का संस्थापक का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। इन्होंने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश का नींव रखा था। बताए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ये कौटिल्य चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश का स्थापना किया था। चलिए, और अंतिम वो था, बताए थे, नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद थे और उस वंश का अंतिम शासक घनानंद था, उसी को पराजित करके मौर्य वंश का नींव रखा गया था। चलिए उसके बाद आइए आगे, मौर्य वंश भारत का पहला अखिल भारतीय वंश था, ठीक है, भारत का पहला अखिल भारतीय वंश था। क्वेश्चन पूछेगा भारत का पहला अखिल भारतीय वंश कौन था, तो ये मौर्य वंश था, ठीक है। और इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को पहला अखिल भारतीय शासक के रूप में जाना जाता है। और ऐतिहासिक शासक, ऐतिहासिक वंश होगा हर्यक वंश, जिस वंश का संस्थापक था बिंबिसार, ठीक है, वो पहला ऐतिहासिक शासक होगा और ऐतिहासिक वंश होगा। लेकिन ये है पहला अखिल भारतीय वंश तो मौर्य वंश, और पहला अखिल भारतीय शासक तो उस शासक का नाम होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में प्रमुख जानकारी कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र से मिलता है, बिल्कुल बताए थे, क्योंकि इसी के प्रधानमंत्री बन गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जितना भी जानकारी ये कौटिल्य की रचना जो है अर्थशास्त्र थे उसी में मिलता है, जो कि अर्थशास्त्र संबंधित है, राजनीतिक से संबंधित है। बताए थे अर्थशास्त्र एक राजनीतिक ग्रंथ है। चलिए आगे कि मौर्य वंश के शासक जाति के बारे में, मौर्य वंश के शासक के जाति के बारे में विद्वान के बीच विवाद हुआ था। मौर्य वंश के शासक जो था ना, उसके जाति के बारे में विद्वानों के बीच ये कह रहा है कि विवाद हुआ, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे चलिए, आगे क्या, विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस किसका है, विशाख दत्त की। विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किसमें हुआ, तो मुद्रा राक्षस में। विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस उसी में किया गया, जिसका अर्थ होता है निम्न कुल में उत्पन्न होने वाला, ठीक है। ब्रिसल का मतलब होता है, क्या होता है, निम्न कुल में उत्पन्न होने वाला, निम्न कुल में उत्पन्न होने वाला ब्रिसल शब्द का मतलब होता है। ब्रिसल शब्द का मतलब क्या होता है कि निम्न कुल में उत्पन्न होने वाला। बता दिए थे कि विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया था। चलिए आगे आइए,
आगे क्या है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्षत्रिय शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्षत्रिय शब्द का प्रयोग किसमें किया गया है, तो बौद्ध धर्म एवं जैन साहित्य में, बौद्ध धर्म एवं जैन साहित्य में क्या किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्षत्रिय 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 शब्द का प्रयोग किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्षत्रिय शब्द का प्रयोग किया गया, तो बौद्ध धर्म एवं जैन साहित्य में, बौद्ध धर्म एवं जैन साहित्य में किया गया। चलिए उसके बाद आइए, ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को किसमें कहा गया, शूद्र किस साहित्य में, तो ब्राह्मण साहित्य में। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया, तो शूद्र कहा गया। ये ध्यान रखना है, ब्राह्मण साहित्य में बौद्ध धर्म को क्या, चंद्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मण साहित्य में कहा गया शूद्र। ठीक है, शूद्र कहा गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, क्षेमेंद्र ने अपनी रचना बृहद कथा मंजरी एवं सोमदेव ने अपनी रचना कथा सरित सागर में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यह भी है कि क्षेमेंद्र का एक पुस्तक था, ठीक है, एक रचना था, क्षेमेंद्र का एक रचना था बृहद कथा मंजरी किसका है, तो क्षेमेंद्र का है। एवं सोमदेव ने अपना रचना कथा सरित सागर किसका है, तो ये सोमदेव का है। उसी में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, किसमें, तो ये बृहद कथा मंजरी एवं कथा सरित सागर में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। क्षेमेंद्र की अपनी रचना बृहद मंजरी है और सोमनाथ की अपनी रचना कथा सरित है। कथा सरित सागर। एक सेकेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आइए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पहला साक्ष्य रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पहला साक्ष्य जो मिलता है वो किस अभिलेख में मिलता है, तो रुद्रदामन का एक जूनागढ़ अभिलेख था, उसी में मिलता है। ठीक है, रुद्रदामन का अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। इस अभिलेख में यह जानकारी मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, वो किस अभिलेख में मिलता है, तो ये जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख किसका है, तो रुद्रदामन का है। जूनागढ़ अभिलेख किसका है, रुद्रदामन का। जूनागढ़ अभिलेख है रुद्रदामन का, उसी में मिलता है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया है किसने, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया सिंचाई के लिए। ठीक है, सिंचाई के लिए चंद्रगुप्त मौर्य गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। एक मिलता है जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ठीक है, और ये अभिलेख यह जो अभिलेख है जूनागढ़ जो अभिलेख है वो 1500 150 AD का है। ठीक है, 150 AD का। चलिए उसके बाद आ गया ये जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है, भारत का पहला अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और भारत का पहला अभिलेख है। भारत का पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख वो किस भाषा में लिखा गया, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। बस ये ध्यान रखना है कि भारत का पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख है, उस किस भाषा में लिखा गया, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। भारतवर्ष का जिक्र जो किया गया वो हाथी गुफा अभिलेख में किया गया। उस हाथी गुफा का नाम है वो हाथी गुफा किसका है, तो कलिंग राजा खारवेल का है। ठीक है, और हुनों का आक्रमण भित्री अभिलेख में, हुनों का आक्रमण किस अभिलेख में, भित्री अभिलेख में मिलता है। चलिए उसके बाद आइए, मौर्य शासक अशोक के किसी भी अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम नहीं मिलते हैं। मौर्य शासक जो आपको पता होगा अशोक है, अशोक के किसी भी शिलालेख में अशोक के किसी भी अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम नहीं मिलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम नहीं मिलते हैं, अशोक के किसी भी अभिलेख में नहीं मिलता उसका।
चलिए आगे आइए। आगे क्या कि यूनानी विद्वान जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, ये सब ग्रुप डिस्कशन में हो चुका है। ठीक है, ये सब ग्रुप डिस्कशन में करवा दिए हैं, बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है। यूनानी विद्वान जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया? तो सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया। बिल्कुल, यूनानी विद्वान जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया? तो सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया था। चलिए उसके बाद आ गई आगे क्या है कि सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। हाँ, ये भी याद रखना है कि सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान किससे किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। चलिए, कहता है कि सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। सर विलियम जोन्स बिल्कुल किया था। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना सर विलियम जोन्स किया था, 1784 में किया था। चलिए उसके बाद क्या है, यूनानी विद्वान प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्या था, क्या एंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया था। एंड्रोकोटस शब्द का किसने किया था? ये प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन सा शब्द? एंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, उसके बाद आइए, प्लूटार्क के अनुसार एंड्रोकोटस अपने 5 लाख हस्ती सेना के बल पर संपूर्ण भारतीय प्रदेश को रौंद दिया था। किसका कहना था? प्लूटार्क के कहना था कि एंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने 5 लाख हस्ती सेना के बल पर संपूर्ण भारतीय प्रदेश को रौंद दिया था। ठीक है, कितना सेना था? 5 लाख सेना था। किसने कहा था? ये प्लूटार्क कहा था। ठीक है, प्लूटार्क। एंड्रोकोटस किसको कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था। ये सब ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इसमें थोड़ा लेवल का है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे आइए। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य का विस्तार था वो उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक एवं पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात सौराष्ट्र तक था। देख लीजिए इसका प्रांत कितना लंबा चौड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर यहाँ कर्नाटक तक, उसके बाद यहाँ पूरब से बंगाल से लेकर पश्चिम गुजरात सौराष्ट्र तक इसका क्षेत्र था, साम्राज्य विस्तार था चंद्रगुप्त मौर्य का। उसके बाद आइए आगे। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यूनानी आक्रमणकारी सेलुकस ने 305 में भारतीय प्रदेश पर आक्रमण किया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि सेलुकस निकेटर ने जो भारतीय प्रदेश पर आक्रमण किया, भारत पर आक्रमण किया था, वो कब किया था? तो 305 में किया था। किसके समय में किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में किया था, सेलुकस निकेटर ने। ठीक है, सेलुकस निकेटर ने। उसके बाद आगे आक्रमण किया था कब? 305 में, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस की पराजित कर दिया। बिल्कुल, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को पराजित कर दिया। अंततः दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। बताए थे, ठीक है, बताए थे हम कि जब सेलुकस निकेटर आया था लड़ने के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य से जब आया लड़ने, तो इसमें सेलुकस निकेटर पराजित हो गया और इसके दोनों के बीच क्या हुआ? वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया, क्योंकि सेलुकस निकेटर का एक बेटी था कार्लेनिया, उसी से शादी कर लिया। हेरात, मकरान, काबुल, कंधार 4 प्रांत दान में दिया गया था। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया था। ठीक है, ये सब हम बता चुके हैं पहले ही। चलिए उसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था। ठीक है, इसका प्रमुख रचना इंडिका है। ठीक है, ये भी याद रखना है कि मेगास्थनीज को भेजा था। चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला एक राजदूत का नाम था मेगास्थनीज, जिसका पुस्तक था, जिसका रचना था इंडिका। मेगास्थनीज के रचना क्या था? तो इंडिका था। चलिए, इंडिका में तत्कालीन भारत के प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है, इंडिका जो है उसमें प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलता है और कुछ नहीं। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। इंडिका पुस्तक में कहा गया है कि मौर्य काल में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। हाँ, ये बात कहा गया है। और दास प्रथा का अंत किया था राजा राम मोहन राय 1829 में किए थे। ठीक है, चलिए तो कहा रहा है कि ये जो इंडिका पुस्तक है उसमें कहा गया है कि मौर्य काल में दास प्रथा का प्रचलन नहीं किया गया था। चलिए आगे आइए। चंद्रगुप्त मौर्य प्रारंभ में शैव धर्म को
मानते थे, बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य जो मानते थे वो प्रारंभ में शैव धर्म को मानते थे, किंतु जैन आचार्य भद्रबाहु के प्रभाव में आकर ये चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को स्वीकार कर लिए। साथ ही इन्हीं के काल में मगध क्षेत्र में 12 वर्ष का अकाल हुआ था और इस दौरान चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र बिंदुसार को राजगद्दी सौंपते हुए भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए। ठीक है, और वहीं कर्नाटक सरवनबेलगोला में अपना जीवन त्याग दिए थे। ठीक है, अपना प्राण त्याग दिए थे संखेलन विधि के द्वारा। संखेलन विधि का मतलब समझते हैं, फास्टिंग तो सभी लोग समझते होंगे, यानी भूख हड़ताल पर, मतलब भूख बिना खाना खाए पिए कुछ भी भूख हड़ताल पे बैठ गए और उसने क्या कर दिया, अपना शरीर को त्याग दिया था। ठीक है, हाँ, तो ये भी ध्यान एक बार इसको बोल देते, इसको एक बार और समझा देते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य प्रारंभ में शैव धर्म को मानने वाला थे, लेकिन जैन आचार्य भद्रबाहु के प्रभाव में आकर चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को स्वीकार कर लिए और इन्हीं के काल में मगध क्षेत्र में 12 वर्ष का अकाल पड़ गया था। जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य के समय, तो उसमें उसी दौरान चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र बिंदुसार को राजगद्दी सौंपते हुए अब भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए। वहीं पर कर्नाटक में सरवनबेलगोला में, ठीक है, संलेखन के विधि के द्वारा अपना प्राण त्याग दिए थे। चलिए, उसके बाद जब वहाँ से लौटकर आए थे भद्रबाहु, उसके बाद यहाँ पर 2 गुटों में विवाद हो गया। जब राजगीर आए थे इसमें, तभी 2 धर्म में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। ये सब आगे पढ़ना है। चलिए, बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासनकाल में ही बिंदुसार को राजगद्दी का सामान्य किया था। ठीक है, ये क्या लिखा है, संन्यास ले लिया था। हाँ, ये लिखा है संन्यास लिया था, वो लिया था, हाँ संन्यास, बिल्कुल। इसे अपने राजगद्दी पर सौंप दिया था बिंदुसार को और अपने संन्यास लिया था, बताए थे। ठीक है, जिस समय 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था बिंदुसार के, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय, उसी समय इसको शासक सौंप दिया था, सब बता दिए थे। चलिए, बिंदुसार को यूनानी भाषा में अमित्रोकोटस के नाम कहा जाता है। ठीक है, अमित्रोकेटस। बिंदुसार को यूनानी भाषा में अमित्रोकेटस कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, शत्रु विनाशक। इसे अमित्रघात कहा जाता है, ये सब पता होगा। अमित्रघात के नाम से किसको, बिंदुसार को जाना जाता है, अमित्रघात के नाम से। बिंदुसार को जैन साहित्य में 2 समुद्र का स्वामी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि जैन साहित्य में 2 समुद्र का स्वामी किसे कहा जाता है, तो बिंदुसार को। ठीक है, बिंदुसार को जैन साहित्य में 2 समुद्र का स्वामी कहा जाता है। चलिए, उसके बाद आइए, बिंदुसार के काल में मौर्य साम्राज्य का विस्तार बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर के क्षेत्र के दोनों के बीच हुआ था। ठीक है, कहाँ कहाँ तक विस्तार कर लिया था, बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर के बीच के दोनों क्षेत्र में था विस्तार, किसका, तो बिंदुसार का। चलिए, आगे कि बिंदुसार अजीबक संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, ये भी याद रखना कि बिंदुसार किस संप्रदाय से संबंधित थे, तो अजीबक संप्रदाय से संबंधित थे। अजीबक संप्रदाय के संस्थापक थे मौखलिपुत्र घोषाल। आगे क्या है, बिंदुसार ने यूनानी शासक से काफ़ी अच्छा संबंध रखा और इन्होंने अपनी जीवन काल में अंतिम समय तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा। हालांकि तक्षशिला में गवर्नर सुसीम थे जो विद्रोह को नहीं दबा पाए। ठीक है, अतः उज्जैन के गवर्नर अशोक ने बिंदुसार तक्षशिला में उन्हें विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। किसको, तो अशोक को बिंदुसार तक्षशिला में भेजा था। अशोक को कौन, ये बिंदुसार विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था, लेकिन ये दब नहीं पाया था। चलिए, आगे क्या है कि अशोक तक्षशिला के विद्रोह को दबा दिया, किंतु इसी के समय बिंदुसार की मृत्यु हो गई है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अगला शासक बन गया अशोक। चलिए, आज यहीं तक रहेगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, तो ये इसको, क्योंकि हम बता दिए कि नेटवर्क का कितना प्रॉब्लम, दूसरी जगह आके वीडियो बनाते हैं और इसको डालते हैं, क्योंकि वहाँ पर वाईफाई लगा हुआ था 82 में, लेकिन क्या पता है, आपको पता होगा सब कुछ कि नेटवर्क चल ही नहीं रहा है, तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगला वीडियो।